नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में निलंबित मुख्य आरोपी डीपी सिंह की जमानत मंजूर। बिल्डर सुधीर चावला की याचिका पर 1 मार्च को होगी सुनवाई। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में उठा शिक्षा और खेल का मुद्दा। शिक्षा मंत्री ने दिए जवाब। कई जवाबों पर असंतुष्ट नजर आया विपक्ष। अधर में लटका राज्य का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य। कछुआ गति से काम कर रही है कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम। हल्द्वानी में बन रहा है 50 बेड का अस्पताल। और लक्सर में फिर दिखा गन्ने पर गदर। शुगर मिल में भुगतान को लेकर जोरदार हंगामा। 35 करोड़ से अधिक का है बकाया। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं NH-74 घोटाले की। उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित NH-74 घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी को जमानत दे दी है। जी हां, आपको बता दें, हाईकोर्ट ने NH-74 घोटाले के मुख्य आरोपी को जमानत दे दी है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद और निलंबित PCS और उधम सिंह नगर के पूर्व विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी और घोटाले के मुख्य आरोपी DP सिंह की जमानत को मंजूर कर दिया गया है। कोर्ट इसी घोटाले में जेल में बंद बिल्डर सुधीर चावला की जमानत याचिका पर 1 मार्च को सुनवाई करेगी। DP सिंह समेत बिल्डर प्रिया शर्मा, सुधीर चावला, ADM तीर्थपाल सिंह समेत अन्य के खिलाफ SIT एंटी करप्शन कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। DP समेत अन्य पर 8 मार्च को आरोप तय होने हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों चल रहा है और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कई तरह के सवाल उठाए गए। इस दौरान शिक्षा पर भी चर्चा की गई, सवाल जवाब किए गए, मंत्रियों से जवाब भी मांगे गए। शिक्षा के साथ साथ स्कूलों में क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन पर भी सवाल जवाब किए गए। सदन में विधायक देशराज खंडवाल ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कब खत्म की जाएगी, यह सवाल भी किया गया। शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया और इसके बाद प्रदेश में प्रतिनियुक्ति से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश में कई शिक्षक पहाड़ों में तैनाती के स्थान पर यूपी बिहार में सेवाएं दे रहे हैं, ये बात भी यहां पर की गई। मनरेगा पर चर्चा की गई। इसके अलावा सदन में संसदीय मंत्री ने मनरेगा के सवाल पर जवाब दिया कि मनरेगा में मजदूरी केंद्र सरकार तय करती है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को क्या कुछ रोजगार दिया जा रहा है या फिर क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पर भी सदन के अंदर सवाल जवाब किए गए। विधायक ने पूछा कि 3 साल में कितने खिलाड़ियों को रोजगार सरकार ने दिया और अरविंद पांडे ने इस पर जवाब दिया, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्ष नजर आया। सदन में जो सवाल प्रतिनियुक्ति का आया, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने विगत दिनों में हमने निर्देश जारी किया हुआ है कि जो भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पे कहीं भी हैं उनको वापस अपने मूल विभाग में तैनात किया जाए। और अब उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसके कार्यकाल में, क्योंकि प्रदेश की विद्यालय शिक्षा का सवाल है, इसको दलगत राजनीति से ऊपर हटके हमने निर्णय लिया और लगभग 43 लोग प्रतिनियुक्ति पे थे। इसे 43 में से लगभग 7 लोगों की वापसी हम करा चुके हैं। अभी भी 36 लोग अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और मैंने सदन में मैंने जवाब भी दिया है कि इनको इनके मूल पद पे वापस लाने का मैंने निर्देश विभाग को दिया हुआ है और यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन दिनों प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर रार चल रही है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस पर प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ है। सर, आज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का बात सदन में कही गई है। सर, कांग्रेस नहीं, देखिए, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात है उसको हमने सदन में उठाया था। इस एक्ट के लागू होने से इस प्रदेश के अंदर जो निजी अस्पताल हैं वो बंदी के कंगार पर है और जो मरीज हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने इस विषय को सदन में उठाया था, लेकिन सरकार इस ओर गंभीर नहीं है और जो हमारे निजी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने अपनी बात रखते हुए सदन का बहिर्गमन किया है। सर, प्रकाश पंत जी ने कहा है कि अटल आयुष्मान योजना हम चला रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि कितना काम है अटल? नहीं, देखिए, अटल आयुष्मान योजना राज्य सरकार कह रही है कि हम संचालित कर रहे हैं
उस अटल आयुष्मान योजना के तहत जो है गोल्डन कार्ड भी जो है सरकार बांट रही है। और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में इस बात को भी कहा कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 85 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें जो है संलग्न किए गए हैं। तो जो गोल्डन कार्ड धारक हैं यदि वो इलाज के लिए जाएंगे तो जब वो 85 हॉस्पिटल बंद होंगे तो कहाँ जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। तो जिस तरीके से इस एक्ट को लागू किया गया है और जिस वजह से जो इस प्रदेश के अंदर जो मरीज हैं उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो लागू होना चाहिए क्योंकि उससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन नितिन कैतवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। एक तरफ जहां कश्मीरी छात्रों को वापस रवाना किया गया, कश्मीरी छात्रों को लेकर पीडीपी के सांसद और विधायक यहां से निकले, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी रवानगी पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी नाराजगी जताई है। सतपाल महाराज ने दो टूक बयान दिया और यह कहा कि कश्मीरी छात्रों को वापस ले जाने वाले सांसद और विधायक क्या इन छात्रों के अभिभावक हैं, क्या वो इनके परिजन हैं, ये स्पष्ट रूप से एक गैर कानूनी काम है। साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। किस आधार पर कश्मीरी छात्रों को वहां से आए हुए पीडीपी के सांसद और विधायक उन्हें अपने साथ ले गए हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीरी छात्रों को लेने यहां पर कश्मीरी सांसद और विधायक आए थे जिन्होंने कि सुरक्षा का हवाला दिया था और ये कहा था कि इन छात्रों को हम वापस इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये बेहद जरूरी है। और इसके बाद सतपाल महाराज ने इस पर नाराजगी जताई है। दो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ छात्रों की रवानगी तो दूसरी तरफ कश्मीरी छात्रों की रवानगी पर सतपाल महाराज की नाराजगी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सतपाल महाराज। मेरे संज्ञान में आया है कि पीडीपी के लीडर्स जो हैं यहाँ से कश्मीरी स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है क्योंकि वो जो लीडर्स हैं वो कोई बच्चों के परिवार के अभिभावक नहीं हैं। उनके रिस्पॉन्सिबल जो उनके पेरेंट्स हैं उनमें से उनकी कोटि में नहीं आते हैं। तो अगर वो ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकार से बच्चों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। हम सब भारत के नागरिक हैं और वो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा का भार भी हमारी सरकार के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि वह असुरक्षित हैं। वो देश के प्रति जो विश्वास, देश के प्रति जो लॉयल्टी है वो निश्चित रूप में उनमें होनी चाहिए और देश के विकास में उनका योगदान होना चाहिए। वहीं सदन में इन दिनों कई तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं और कृषि पर इससे पहले सदन के अंदर सवाल जवाब किया गया। काफी महत्वपूर्ण सवाल सदन के अंदर पूछे गए। सदन की कार्रवाई में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह ने इससे पहले पहला सवाल न्यू इंडिया मंथन पर पूछा। संकल्प से सिद्धि तक सरकार की कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, इस पर सवाल किया गया। साथ ही उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में कृषि और औद्योगिकी में क्या क्या हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दोनों सवालों के लिखित तौर पर जवाब दिए, लेकिन कृषि मंत्री के जवाबों से विधायक प्रीतम सिंह पंवार संतुष्ट नजर नहीं आए। इसके बाद कृषि मंत्री के द्वारा जल्द ही विधायक को आंकड़े उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि सदन में मंत्री तैयारी करके नहीं आते, जिसका जवाब सही तरीके से नहीं मिल पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सरकार प्रचारित करती है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हम करेंगे, उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही था कि आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं और उनमें जो अनुपूरक प्रश्न के रूप में जो फसल बीमा योजना से संबंधित था, तो कितने लोगों को अब तक जारी कर दिया गया है, कितने लोगों का चिन्हीकरण हुआ है, कितनी धनराशि जारी हुई है, उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री हैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सदन में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने भी कई तरह से सवाल उठाए। यहां पर आपको बता दें कि धारचूला से विधायक हरीश धामी ने सदन के अंदर कई सवाल किए। इन सवालों में नियम 58 के तहत एयर हेरिटेज और यात्री विमानों की खस्ता हाल का मुद्दा उठाया गया। साथ ही 9 फरवरी को पंतनगर एयरपोर्ट से नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले विमान का हवा में दरवाजा खुलने से हुई इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर भी सवाल पूछा गया। इसे यात्रियों की सुरक्षा में एक गंभीर चूक बताया गया, जिसके उचित जांच की मांग की गई। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में विस्तार से जांच की जा रही है। पूरे जौलीग्रांट से लेकर कुमाऊं तक, आखिरी पिथौरागढ़ तक जिस तरह फ्लैक्सियों से पूरा मार्ग, पूरा शहर पाट दिया गया है, जल थल वायु से जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री का लिखा गया है। ये सरासर उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ है और सीधे सीधे उन जनता को जो है मौत के मुंह में धकेलने की योजना है।
जिस कंपनी को सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जिस कंपनी को इन्होंने ये टेंडर आवंटन किया है, सरकार ये बताए कि उसके बाद कितने विमान हैं। उस कंपनी के बाद कोई विमान नहीं, उसके बाद इसको ये सेवा दी गई है। और मुझे सीधे सीधे तौर पर मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, सीधे सीधे जिस तरह सदन में आज संसदीय कार्य मंत्री जी उस कंपनी का बचाव कर रहे थे, मुझे तो बू आती कहीं ना कहीं उस हेरिटेज कंपनी को संरक्षण, पिथौरागढ़ जिले के ही जो मंत्री है, कार्य संसदीय मंत्री हैं, उनका संरक्षण है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मांग की गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, इसकी जांच सरकार करे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया लीगल एंड फोरम ने देहरादून में आयोजित की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच की मांग की गई। उनका कहना था कि जो फाइलें नेताजी के संबंध में लगभग 29 सीक्रेट फाइलें हैं वो असूचीबद्ध की जाएं और रूस सरकार को पत्र भेजा जाए कि फाइलों का सीक्रेट सामने आ सके। साथ ही आजाद हिंद फौज की संपत्ति जो उस वक्त 72 करोड़ रुपए थी उसका भी खुलासा केंद्र सरकार जल्द से जल्द करे। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की भी मांग यहां पर की गई। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन देहरादून में किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑल इंडिया लीगल एंड फोरम के द्वारा किया गया था। इस साल आज़ाद हिंद फौज का भारत का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जिसका अवदान है वो सुभाष चंद्र बोस और उनका जो बाहिनी थे जिस आज़ाद हिंद फौज, उनका 75 ईयर सेलिब्रेशंस है। तो 75 ईयर सेलिब्रेशंस में तो गवर्नमेंट का पास हम लोग का विनती है, इसको नेशनल लेवल में ऑफिशियल्स प्रोग्राम होना चाहिए। जो सरकार के तरफ से मेरा उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट का तरफ टाइम में 50% फाइल ओपन हुआ और 41 का आसपास फाइल अभी तक क्लासिफाइड है। ये डिस्क्लासिफिकेशंस करने होगा। मेनली जो रूस का फाइल है, केजीबी का फाइल है, इसको ओपन करने चाहिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद रूस में थे। उसका डॉक्यूमेंट्स हम लोग का पास है, उसको भी ओपन कर, और गवर्नमेंट का इंडिया का पास जितना फाइल है क्लासिफाइड फाइल, इसको ओपन करना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस का जो प्रॉपर्टी, आज़ाद हिंद फौज का जो 72 करोड़ रुपीज़ का प्रॉपर्टी थे वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ लूट हो गया, इसको जांच करने के लिए एक कमीशन का गठन करना चाहिए। खबर अब हल्द्वानी से है, जहां पर सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। अभी तक यहां पर इस अस्पताल का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मार्च तक इसे पूरा होना था, लेकिन अभी इसकी दूर दूर तक कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आती है। इस मार्च तक ये अस्पताल जनता को समर्पित किया जाना था, लेकिन अभी भी 60% से भी कम काम यहां पर हो पाया है। अस्पताल का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम कछुआ गति से यहां पर निर्माण कार्य कर रही, जबकि पहली बार किसी कार्यदायी संस्था को 90% से अधिक की पेमेंट हो चुकी है। दरअसल कुमाऊं में प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 9 करोड़ 89 लाख की लागत से 4 साल पहले इस 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 8.25 करोड़ रुपए देने के बाद भी निर्माणदायी संस्था ने 60% कार्य पूरा नहीं किया है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी MS गुंजियाल का कहना है कि 1000 रोजाना OPD करने के लक्ष्य के साथ ही आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और 15 डॉक्टर इस अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इस मंशा से इस अस्पताल का निर्माण कार्य मार्च में हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माणदायी संस्था को बार बार निर्देश देने के बाद भी अभी तक ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित और उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया जो 50 बेड का चिकित्सालय है, ये उत्तराखंड का पहला चिकित्सालय है जिसमें 50 बेड का अस्पताल बनना है, जिसमें एट ए टाइम 15 डॉक्टर काम करेंगे। इसमें अलग अलग विधा के हैं, जिसमें आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सिद्धा है, योगा है और उसके अलावा होम्योपैथिक। कब तक ये उम्मीद तो वैसे तो मार्च तक का था, क्योंकि कुछ समस्याएं पानी की वजह से आई, तो इसका टाइम पीरियड जून जुलाई तक करने का निर्माण एजेंसी द्वारा कहा गया। चलिए खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा की एकमात्र फार्मास्यूटिकल कंपनी आप्स कंपनी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन और यहां पर अनशन महिलाओं का लगातार जारी है। भले ही इनकी सुध कोई नहीं ले रहा हो, लेकिन अभी भी ये लोग यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंपनी यहां पर आप्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है
और इसके कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी भले उपेक्षा की जा रही हो, लेकिन अपने हकों की लड़ाई के लिए कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। अनशन का ये 27वां दिन है और औपचारिक कार्रवाई के तहत प्रशासन ने आमरण अनशन प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराते ही महिला श्रमिक शीला शाह ने मोर्चा संभालते हुए आमरण अनशन अब शुरू कर दिया है। यह आंदोलन यहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे चल रहा है, लेकिन इन कंपनियों के कर्मचारियों की मांगे अभी तक कोई भी नहीं सुन रहा है। महिला अनशनकारी का कहना है कि सिस्टम मौन है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कड़ाके की ठंड में भी यहां पर आमरण अनशन महिलाओं को करना पड़ रहा है और सरकार कहती है कि महिलाओं का सम्मान इस देश में किया जाएगा। खबर अब लक्सर से है, जहां पर गन्ना भुगतान को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश पनप रहा है। आपको बता दें कि लक्सर में शुगर मिल पर बकाया गन्ना भुगतान को लेकर अब नाराजगी और भी ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। इसी मामले पर गुरुवार को किसानों ने एक बार फिर से शुगर मिल परिसर में और फिर गन्ना समिति कार्यालय में जमकर हंगामा किया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर तमाम पुराना बकाया भुगतान जारी नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार देहात के हजारों किसानों का 35 करोड़ से अधिक पिछले वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान शुगर मिल पर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ पर नाराजगी लगातार कई दिनों से जताई जा रही है और बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों के द्वारा फिर हंगामा करने के बाद विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कब तक ज्ञापन दिया जाए और कब तक इसी तरह का हंगामा यहाँ पर होता रहेगा। मुझे कहना है, ये मिल और सरकार दोनों मिले हुए हैं। ये हमारे साथ झूठ बोलते हैं और चूंकि हम गेट के नेता, ऐसे हमारे कोई ना नेता ना हमारा कोई चेयरमैन, हमारे डेलीगेट बिल्कुल चुपचाप हो जाए। डायरेक्टर हमारे अगर वो कहते गन्ना बिल्कुल मात्र गेट का पैसा रुका हुआ है, किसी सेंटर का नहीं, 15 दिन पहले, इसलिए इन्हें कोई परेशानी नहीं, पैसा आ जाओ ना आ जाओ। इसी तरह से आज अभी मैं देखा इंडेंट, हमारा कॉलम तीसरे का चौथा कॉलम कटा है और सेंटरों का तीसरे का 14वां कट गया। तो 10 कॉलम का मतलब आप देखिए, एक दिन में कम से कम 46 लाख क्विंटल करना जाता है। तो जब हमारा 46 लाख, जब हमारे 32 पर गेट दे रखा, तो हम सब 50% में, हम तो 50% ही हमारा इंडेंट आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा गेट का किसान है, ना तो हम टाइम पर गेहूँ बो सके और ना हम टाइम पर गन्ना गेर सकेंगे। और अगर गेरने का नंबर आएगा तो सबसे लास्ट में जब मिल चलेगा तो हमारा ही पैसा रुकेगा, इन सेंटरों वाला नहीं रुकता। हमारा यह किसान का बहुत भूखे मर गए हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है किसान का। गेहूँ मर गए, उनमें भी नहीं लागत लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा। गन्ने का परमिट रुका पड़ा है, हम तो बहुत लाचार हैं। गन्ने का परमिट होना चाहिए। तो एक तरफ जहां पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भी तीर्थ पुरोहितों और पंडितों ने इस श्रद्धांजलि के लिए एक नया तरीका भी ढूंढा है। आपको बता दें कि यहां पर अस्थि विसर्जन के लिए अब जो शहीद सैनिक हैं उनके परिजन पहुंचने लगे हैं और अस्थि विसर्जन संस्कार के कर्म में इसके एवज में वो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेंगे। यही नहीं, अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले शहीदों के परिजनों का रहने खाने का खर्चा भी पुरोहित समाज का ही होगा। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पौराणिक ब्रह्मकुंड में राजस्थान के रहने वाले और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान हेमराज मीणा का अस्थि विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ यहां पर किया गया। अस्थि विसर्जन करवाने वाले पुरोहितों ने शहीद के परिवार से दान दक्षिणा नहीं ली। साथ ही शहीद के अस्थि विसर्जन कलश लेकर कल शाम को ही हरिद्वार पर इनके परिजन पहुंचे थे। उनके रहने के लिए और खाने पीने का भी पूरा खर्च पुरोहितों ने ही किया। हरिद्वार के पुरोहितों में भी आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ बेहद गुस्सा है और पुरोहितों ने पीएम मोदी से मांग की है कि इस बार आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। तो शहीद हेमराज मीणा का अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचा, जहां पर हर की पैड़ी पर उनकी अस्थियों को वैदिक विधि विधान के साथ विसर्जित किया गया। चलिए वो खबर चमोली से है, जहां पर मौसम की करवट बदलने के बाद बर्फबारी हुई और चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही नजर आती है। आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम खराब काफी दिनों से चल रहा है, बर्फबारी लगातार जारी है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर है। 6 से 60 फीट तक भू बैकुंठ बद्रीनाथ में बर्फ जमी हुई है। बद्रीनाथ की सुरक्षा में तैनात पुलिस और सेना के जवान मुश्किल हालातों में भी यहाँ पर डटे हुए हैं और इस कड़ाके की ठंड में भी जवान बिना बिजली के अंधकार में रहने को मजबूर हैं। धूप में सोलर से चार्ज करके इसको जवान बिजली का सहारा लेते हैं, लेकिन बर्फ जमने के बाद यहाँ पर सड़क भी बंद पड़ी हुई है, जिससे कि यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों को राशन पहुँचने में भी मुश्किल हो रही है। बद्रीनाथ में 6 से 7 फीट तक बर्फ जमी है, तो वहीं हेमकुंड में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।